हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े लेवल पे बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक जो भी अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कि हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद की पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई, वहाँ के नवाब कौन रहे, कैसे ऑटोनोमस स्टेट बना, ठीक है। मैंने आपको बंगाल के बारे में हर एक चीज़ पढ़ाई। इवन बंगाल के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए स्पेसिफिक कि बंगाल की स्टोरी क्या रही, यानी बंगाल स्टोरी की लास्ट 2 वीडियोज़ अपलोड किए। और अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाकर देखो सबसे पहले। और जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, जो भी नए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी अगर आप प्रिपरेशन करनी है और आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने आपको बंगाल के बारे में बताया, मैंने आपको अवध के बारे में बताया, मैंने आपको हैदराबाद के बारे में बताया, और मैंने आपको ब्रिटिशर्स के बारे में भी बताया, ठीक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही चूज क्यों किया। हर एक चीज मैंने आपको बताई है, हर एक चीज के बारे में हमने बहुत डीपली बात करी है। लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको बंगाल, अवध, हैदराबाद, ब्रिटिशर्स, मुगल्स, इन सब की कहानी को ना, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कनेक्ट करके ये बताऊंगा कि एक ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना कि पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन पार्ट्स का आपस में क्या कनेक्शन है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ब्रिटिशर्स, इनका आपस में कनेक्शन है। इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में देखो, ये मैंने यहां पर मैप बनाया हुआ है। अब मैं वापस से मैप इसलिए रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन हर वीडियो में, ताकि आपको इस पूरे मैप के बारे में चीजें क्लियर रहें। अब आपको ये पता है, अगर मैं इंडिया का मैप आपके सामने रख देता हूं और मैं आपसे अगर पूछूं कि दिल्ली कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली यहां पर था, अवध यहां पर था, बंगाल यहां पर, हैदराबाद यहां, कर्नाटक यहां, मराठास यहां, मैसूर यहां। मतलब हर एक चीज के बारे में यहां पर मैं बार बार मेंशन कर दे रहा हूं कि ये दिल्ली, ये अवध, इधर बंगाल, इधर हैदराबाद, इधर कर्नाटक, इधर मराठास, इधर मैसूर, इधर अब्दाली, ठीक है। तो हर एक जगह के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इवन अगर मैप के बारे में आपको पूछा जाए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हैदराबाद मैप के किस हिस्से में बिलोंग करता है, या फिर अवध कहां पर पड़ता है, या फिर बंगाल कहां पर है, मराठास किस साइड बिलोंग करते थे, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी सिंपल प्लेसेस, जो भी जितनी प्लेसेस थी, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, ठीक है। और इवन मैंने आपको बंगाली की स्टोरी काफी अच्छे से बताई हुई है। और मैंने आपको कार्नेटिक के बारे में बताया, जहां पर ब्रिटिशर्स और फ्रांस का भी वॉर चल रहा है। हर एक चीज मैंने आपको बताई। एक अवध की मैंने शॉर्ट स्टोरी आपको बताई। मैंने ये भी बताया कि अवध एक ऑटोनोमस स्टेट कैसे बना, वहां का जो राजा था वो सादत खान था, और जिसका टाइम पीरियड था 1722 से लेकर 1739, और उसकी डेथ जो हुई थी 1739 में, वो उसने कमिट सुसाइड जो था उसने कमिट कर लिया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि सादत खान के बाद जो अवध के राजा बने उनका नाम था सफदर जंग, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अवध, यानी कि जो सादत खान थे उन्होंने जब सुसाइड कर लिया था, उसके बाद जो अवध के राजा बने थे सफदर जंग। और इसी नाम से एक दिल्ली में हॉस्पिटल भी है, जो दिल्ली में रहते हैं, अगर जिनको भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, दिल्ली में इस नाम का एक हॉस्पिटल भी है। और सफदर जंग का जो टाइम पीरियड था वो था 1739 से लेकर 1754, ठीक है। और सफदर जंग के बाद जो राजा बने उनका नाम था शुजा उद दौला। देखो, आप अभी अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं बंगाल स्टोरी के, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको इस तरह के नाम बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्लियर रहना, ठीक है। तो अवध की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सुजाउद्दौला, ठीक है। और मैं बंगाल की बात कर रहा हूं तो सुजाउद्दीन, ठीक है। और वहां ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है, आप मिस्टेक मत करना। उद्दीन उद्दौला में फर्क है। और तो अवध के जो राजा थे सादत खान, उनके बाद जो राजा बने सफदर जंग, और सफदर जंग का जो टाइम पीरियड था वो 1739 से लेकर 1754 था। और उसके बाद जो राजा बने अवध के, उनका नाम था शुजा उद दौला, और जिनका टाइम पीरियड था 1754 से लेकर 1775, ठीक है। और शुजा उद दौला ऐसे एक राजा थे जिनका कार्यकाल, जिनका टाइम पीरियड काफी ज्यादा लंबा था, और इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे वॉर हुए, और वो वॉर कौन कौन से थे उन चीजों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो शुजा उद दौला का आप टाइम पीरियड यहां पर देख सकते हो, 1754 से लेकर 1775, यानी कि आप देखो 6 और 10 और 5, यानी कि 10, 5, 15, 6, कम से कम 21 साल इनका कार्यकाल रहा है। और इनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं।
अब आप ये मैप देखो, मैं वापस से मैप इसलिए बना रहा हूं, अब ये वाले मैप में वो चीज नहीं है कि मैं आपको किसी जगह के बारे में बता रहा हूं। ये मैप है ये मैप की जो कहानी है वो 1761 की है। 1761 में आप यहां पर दो चीजें देख रहे होगे कि दिल्ली यानी कि मुगल्स का एरिया और मराठास को मैंने ब्लू सर्कल में मार्क किया हुआ है, और अवध को और अब्दाली को मैंने ग्रीन सर्कल में मार्क किया है, राइट। अब मैंने ब्लू सर्कल में दिल्ली और मराठास को मार्क क्यों किया? क्योंकि जो मराठास और दिल्ली, जब मराठास ने दिल्ली पर अटैक किया था, ठीक है, तो दिल्ली यानी कि जो मुगल्स थे, मुगल्स हार गए थे मराठास से, और मराठास ने एक एग्रीमेंट किया था मुगल्स के साथ चौथ और सरदेशमुखी का, और जिसमें मुगल्स ने इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था और उन चौथ देनी थी मराठास को, यानी कि मुगल्स मराठास को चौथ दे रहे थे। तो और चौथ के बदले में मराठास ने क्या कहा था कि हम आप भी जिस एरिया का मुझे चौथ दे रहे हो उस एरिया की प्रोटेक्शन, उस एरिया की सिक्योरिटी हम आपको देंगे, और कोई आप पर अटैक भी नहीं करेगा। यानी कि मुगल्स और मराठास एक हुए, ठीक है। अब बात कर रहा हूं अवध और अब्दाली की। अवध और अब्दाली में यह था कि मैंने आपको बताया था 1761 की बात थी जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और जब मराठास की फाइट किससे हो रही थी? अब्दाली के साथ, ठीक है। और उस टाइम अवध यानी अवध का जो राजा था शुजा-उद-दौला, ये साथ दे रहा था किसका? अब्दाली का। यानी कि अवध को चिढ़ थी, नफरत थी मराठास से। अवध ने मराठास का साथ नहीं दिया, अवध ने साथ दिया था किसका? अब्दाली का साथ दिया था। अवध के जो राजा था शुजा-उद-दौला, ये चिढ़ता था मराठास से, इसलिए मैंने अवध और अब्दाली को ग्रीन सर्कल में किया और मराठास और दिल्ली को एक सर्कल ब्लू सर्कल में किया। ये चीज आप समझ गए होगे। तो बालाजी बाजीराव जो मराठास के राजा थे, ये प्रोटेक्शन दे रहे थे दिल्ली को, ठीक है, इसलिए ये दिल्ली और मराठास को मैंने ब्लू सर्कल में किया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हुई। तो मैंने यहां पर लिखा शुजा-उद-दौला किसको सपोर्ट कर रहे थे? अब्दाली को। और मैंने आपको बताया 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें अब्दाली और मराठास की जब फाइट हो रही थी तो उसमें सपोर्ट कर रहे थे शुजा-उद-दौला, और शुजा-उद-दौला ने अब्दाली को सपोर्ट किया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और इससे यह समझ में आता है कि अवध के जो नवाब थे वो मराठा से चिढ़ते थे, उनके रिलेशंस जो मराठा से थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं द बिगेस्ट एम्पायर। अगर मैं एक चीज और बताता हूं, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर किसका था, तो आप कहोगे मुगल्स का। बाबर ने जो मुगल एम्पायर खड़ा किया था, एक अच्छा खासा इंडिया में, अगर मतलब एक सबसे बड़ा एम्पायर, एक अच्छा खासा एरिया कवर किए हुए थे और एक अच्छे खासे एरिया पे रूल कर रहे थे, किस कौन? मुगल्स, ठीक है, मुगल एम्पायर। लेकिन अगर मैं बात करूं मुगल एम्पायर के बाद अगर इंडिया का कोई सबसे बड़ा एम्पायर बनता तो वो कौन सा बनता? तो मैं आपसे कहूंगा कि वो मराठा एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर बनता। किसके बाद? मुगल एम्पायर के बाद। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, वो ये बताई थी कि मराठा एम्पायर ही एक ऐसा सबसे बड़ा एम्पायर था जो कि सरवाइव कर रहा था और जो हिंदू एम्पायर था। बाकी हर एक एम्पायर आपको मुस्लिम दिखाता। मैंने आपको अगर पिछले वीडियोस आपने देखे तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो मुगल एम्पायर के बाद एक मराठा एम्पायर इतना पावरफुल और इतना बड़ा एम्पायर था जो कि रूल कर सकता था एक इंडिया पर। लेकिन मराठा एम्पायर क्यों नहीं बन पाया? और मराठा एम्पायर की जगह मैं किसको देख पा रहा हूं? मैं देख पा रहा हूं कि मुगल एम्पायर के बाद अगर कोई रूल करने के लिए एम्पायर बन रहा है इंडिया पे तो वो बन रहा है कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बहुत सारी खामियों के, बहुत सारे वॉर्स, बहुत सारी लड़ाइयों का फायदा उठाते उठाते इस लेवल पे राइज कर रहे थे ना धीरे धीरे, कि मुगल एम्पायर के बाद वो एम्पायर अपना खड़ा कर रहे थे, और वो थे ब्रिटिशर्स। मराठास बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाए। उसके पीछे का जो रीजन था कि मराठास, अवध, हैदराबाद, मुगल्स, ये जो हो गया था ना, दो बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ाई करती रह गई, ठीक है। और तब तक उधर साइड से बंदर आया और वो रोटी छीन कर ले गया। तो वही वाली बात थी कि इंडिया में रहने वाले इंडिया के लोग, चाहे वो मराठास, अवध, नवाब, कोई भी थे, ठीक है, हैदराबाद, मुगल, ये सब आपस में लड़ते रह गए। लेकिन इन सब चीजों का फायदा उठाकर कौन ले गया? ब्रिटिशर्स। और इसी वजह से यही एक कारण था कि मराठास रूल नहीं कर पाए आफ्टर मुगल एम्पायर। मराठास अपना एम्पायर नहीं खड़ा कर पाए। यही था रीजन, क्योंकि मराठा छोटी छोटी लड़ाइयां कर रहा था। कहीं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है अब्दाली से, कहीं अवध मराठा से चिड़ा बैठा है, ठीक है, या फिर उधर एक्सपेंड करने के लिए उधर मुगल्स से लड़ाई कर रहा है। तो कहते ना, अब ब्रिटिशर्स थे मतलब अब हमारे इंडिया के तो नहीं थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ट्रेडिंग करके उन्होंने यहाँ की चीजों को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद कितना कुछ
मतलब लूप होल्स थे और उन सब चीजों का फायदा ब्रिटिशर्स उठाते चले गए, और जिस वजह से ब्रिटिश ने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, हम आपस में लड़ते रह गए कि ये हमें एक्सपेंड करना है, हमें अपना किंगडम बनाना है, मैं वो, ठीक है, ये सारी चीजें होती रही और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर खड़ा किया। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं। जब मैंने आपको बताया कि शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, उनका जो सबसे जो टाइम पीरियड था वो 1754 से लेकर 1775, यानी कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। 21 से 22 साल का टाइम पीरियड था। और इस 21 से 22 साल के टाइम पीरियड में 3 बैटल हुए, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर। अगर इन बैटल्स देखो, मतलब तीनों वॉर इसके टाइम पीरियड में हो गए, इसका इतना बड़ा टाइम पीरियड था, ये देश को आजाद भी करवा सकता था। ठीक है, तो अब मैं बात करूं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, इसको अगर आप निकाल देते हो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किसमें, अब्दाली और मराठास की फाइट हुई थी। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की, ये जो रेड कलर से मैंने किया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1757 और 1764, इसमें ब्रिटिशर्स के साथ फाइट हुई थी, ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हुए थे हमारे। ठीक है, तो बहुत कुछ हुआ इसके टाइम पीरियड में और ये कुछ नहीं कर पाया। और शुजा-उद-दौला के बाद अवध के जो नवाब बने उनका नाम था असफ-उद-दौला। ठीक है, सब ये कुछ नहीं करता रहा, ये बस अपना कार्यकाल स्पेंड किया इसने अवध में और कुछ नहीं किया। इतनी सारे वॉर हो गए, सब कुछ हो गया, ये कुछ नहीं किया और ये 1775 में निकल लिए। और इनके बाद जो राजा बने अवध के, उनका नाम था असफ-उद-दौला। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ देखो सीक्वेंस बनाया हुआ है, ये देखो। अवध में 1722 से लेकर 1739 टाइम पीरियड रहा सादत खान का। सादत खान के बाद सरदार जंग बने। ठीक है, सरदार जंग के बाद शुजा-उद-दौला बने, शुजा-उद-दौला के बाद असफ-उद-दौला बने। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। एक सेकेंड गाइस, ओके, सरदार नहीं है, सॉरी, यहां पर सफदार जंग है। ठीक है, तो सादत खान के बाद सफदार जंग, सफदार जंग के बाद शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला के बाद असफ-उद-दौला। इनका टाइम पीरियड मैंने लिख दिया यहां पर, आप देख लीजिएगा। बंगाल के बने मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के बाद शुजा-उद्दीन, शुजा-उद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज का जो डिप्टी गवर्नर था अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया था, उसके बाद अलीवर्दी खान बना था। और अलीवर्दी खान के बाद सिराज-उद-दौला बने थे, जो कि ग्रैंड सन थे किसके, अलीवर्दी खान के। और सिराज-उद-दौला यानी 1756 में जब सिराज-उद-दौला की डेथ हुई, उसके बाद जो यहाँ के राजा बने वो मीर कासिम थे। और हैदराबाद का आपको पता है निजाम-उल-मुल्क, निजाम-उल-मुल्क के बाद नासिर जंग, नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग। तो ये था हैदराबाद, बंगाल और अवध की तीनों की कौन कौन राजा बना और किसका किसका कितना कितना टाइम पीरियड था। ये चीज आपको यहां पर नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स आप बना लीजिएगा, इससे आपको क्लियर रहेगा टाइम पीरियड और कौन कौन सा राजा बना और उसका सीक्वेंस क्या था। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था औरंगजेब, जो देखो मैं एक जस्ट कनेक्ट कर रहा हूं कि औरंगजेब था जिसका, देखो औरंगजेब मैं बता रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा लालची था। ठीक है, औरंगजेब के साथ ही मुगल एम्पायर की कहानी खत्म होना शुरू हुई थी। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था 1658 से लेकर 1707, ये था औरंगजेब का। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, आप सभी को पता है ये चीज। तो लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि औरंगजेब ने मराठा एम्पायर पे अटैक क्यों किया था, ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि औरंगजेब ने मराठा एम्पायर पे अटैक क्यों किया था, क्या औरंगजेब लालची था, औरंगजेब को और जमीनों पर कब्जा करना था, औरंगजेब का भी इरादा मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करने का था? तो शायद आप कहो कि बिल्कुल था, क्योंकि वो लालची था, ग्रीडी था और वो और जगह पर कब्जा करना चाहता था, इस वजह से उसने एक्सपेंड करने के लिए मराठा एम्पायर पे अटैक किया था। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये इंडिया का मैप बनाता हूं, ठीक है, ये वाला मैप, तो मराठास तो इधर थे, दिल्ली पे यहां पे औरंगजेब बैठा था। तो औरंगजेब को अगर एक्सपेंड ही करना था तो उसने मराठा पर अटैक क्यों किया, इधर साइड, वो इधर अब्दाली जो इधर थे, इधर जाके क्यों नहीं अटैक किया? वो एक्सपेंड तो इधर भी कर सकता था ना, वो इधर ही क्यों आया अटैक करने? तो गाइज मैं बस यहाँ, मुझे मेरे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि उसका इरादा एक्सपेंड करने का नहीं था। उसका इरादा, देखो मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करता था। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब वो इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा दर्जा देता था, लेकिन और जो धर्म थे, हिंदू, सिख, ईसाई या जो और धर्म थे, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता था। और हिंदू, मराठा एम्पायर एक ऐसा हिंदू एम्पायर था,
तो मेरे अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड नहीं करना था, उसको जो हिंदू एम्पायर था, जो मराठा एम्पायर था, हिंदू एम्पायर था जो सरवाइव कर रहा था, वो उसको खत्म करना चाहता था, और इसलिए वो उसने सीधे जाकर किस पर अटैक किया, मराठा एम्पायर पे। मेरे अकॉर्डिंग ये एक मेजर रीजन था मराठा एम्पायर पे एक्सपेंड अटैक करने का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये एक रीजन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपेंड करना था तो उधर भी एक्सपेंड कर सकता था, लेकिन वो गया किसकी तरफ, मराठास पर अटैक करने। ठीक है, अब एक और चीज मैंने यहां पर एक चीज ये बनाया हुआ अवध, बंगाल, मराठास, दिल्ली। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूं। 1764 की बात है, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच हुआ, ब्रिटिशर्स का किसके साथ हुआ, ब्रिटिशर्स का वॉर हुआ शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। मैंने आपको यहां मैप बनाया हुआ है, ये मैप में आप ये देखो, एक सेकेंड, ये मैप में देखो कि अवध के नवाब कौन थे और दिल्ली के नवाब कौन थे, मराठास के नवाब कौन थे, बंगाल के नवाब कौन थे, आपको पता होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई, आप यहां पर वापस से देख भी सकते हो। दिल्ली के जो नवाब थे शाह आलम टू थे 1764 की, जब मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली के जो नवाब थे वो शाह आलम टू थे, और सुजाउद्दौला थे अवध के, और मीर कासिम थे बंगाल के। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर वॉर किया किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ 1764 में, जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ये तीनों हार गए थे। ठीक है, लेकिन मराठास ने इन तीनों का साथ क्यों नहीं दिया। देखो, ये शाह आलम मुगल के थे, सुजाउद्दौला अवध के थे, मीर कासिम बंगाल के थे, लेकिन ये सब थे तो इंडिया के ना, जिसमें मराठास भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को तो हराने के लिए हम सारे इंडियंस, अगर मैं इंडियंस एक कनेक्टिविटी की बात करूं तो हम सारे मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे बैटल ऑफ बक्सर में, लेकिन मराठास बहुत थक चुके थे। मराठास के पास देखो, जो 61 में 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो उसमें ऑलरेडी इतना थक चुके थे, वो कैपेबल नहीं थे, वो वॉर नहीं कर सकते थे, उनके पास क्षमता नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो सुजाउ ये सारे लोग ना किससे, ब्रिटिशर्स से हार गए, लेकिन सुजाउद्दौला किसके नवाब थे, अवध के। सुजाउद्दौला भी ब्रिटिशर से हार गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अवध पर कब्जा नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने अवध को हरा दिया लेकिन अवध पर कब्जा नहीं किया। इसके पीछे का रीजन ये था, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक और चीज, द बैटल ऑफ प्लासी जो कि हुआ 1757 में, और इस केस में भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया किस पर, बंगाल पे, लेकिन अवध पर कब्जा नहीं किया, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर। देखो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना, उसमें फाइट हुई जब बंगाल के साथ, तब उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब 1764 में अवध के साथ जब फाइट हुई बैटल ऑफ बक्सर, उसमें साथ नहीं दिया, सॉरी, उसमें ब्रिटिश अवध पर अटैक किया लेकिन अवध पर कब्जा नहीं किया। इसके पीछे का ये रीजन था क्योंकि मराठास, अवध और बंगाल कहीं ना कहीं बहुत पास पास थे। मतलब मराठास और बंगाल का डिस्टेंस तो था, लेकिन उसमें एक अवध बीच में आ रहा था, सेंटर में आ रहा था। तो अगर ब्रिटिशर्स अवध पर अटैक करते और कब्जा करते तो मराठास भी बैठे हुए थे। मैंने आपसे कहा मराठास थक गए थे, मराठास वॉर करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था मराठा एम्पायर का एंड हो गया था। अगर वो अवध पर कब्जा करते, अवध पर अटैक करते, अवध पर कब्जा करते, तो मराठास के साथ उनकी फाइट हो सकती थी। ठीक है, मराठास के पास पावर थी, मराठास फाइट कर सकते थे। तो लेकिन ये चीज ब्रिटिशर्स को नहीं पता थी कि मराठास थक गए हैं, मराठास कमजोर हैं। ब्रिटिशर्स फिर भी डरे हुए थे। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ब्रिटिशर्स ने मतलब सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम अवध पर अटैक करते हैं और कब्जा करते हैं, अटैक तो कर दिया था लेकिन कब्जा नहीं किया, वो बंगाल में बैठे हुए थे। और ये चीज मैंने आपको बताई, ब्रिटिशर्स ने बंगाल को क्यों चूज किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल्स, वहां पर डेल्टा था, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र, वहां की जो सॉइल थी फर्टाइल थी, वहां से उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए वो बंगाल को चूज करे हुए थे, पकड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अवध पर कब्जा इसलिए नहीं क्योंकि मराठास बैठे होते और ब्रिटिशर्स को ये चीज नहीं पता थी। ब्रिटिशर्स फिर भी डरे हुए थे, इसलिए वो प्रिकॉशन लेकर चल रहे थे। तो उन्होंने अवध को क्या बना दिया, एक बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब यहां पर ये आता है, ये देखो ये वाला मैप है, यहां बंगाल, यहां अवध, यहां मराठास। उन्होंने इस अवध को बफर स्टेट बना दिया
कि भाई ये एक युद्ध का मैदान की तरह छोड़ दिया खाली, कि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर फाइट हो सकती है चीज़ों को लेके, लेकिन अगर वो यहाँ पर आकर कब्जा कर लेंगे तो मराठा के साथ फाइट हो सकती है, जिसमें मराठा ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। ब्रिटिशर्स डरे हुए थे मराठा एम्पायर से, क्योंकि कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर अच्छा खासा पावरफुल एम्पायर था, मराठा क्षमता रखते थे लड़ाई करने की। ठीक है, तो अवध एक डिस्टेंस मेंटेन रखा मराठास से ब्रिटिशर्स ने, और इसलिए उन्होंने अवध पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे किसके, ब्रिटिशर्स, मराठास, हैदराबाद और बंगाल की कहानी को लेके। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं। हमने किस किस चीज़ के बारे में बात करी, मैंने आपको ये सारी चीज़ों को रिवाइज करवाया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ बिलोंग करती है। फिर मैंने आपको बताया कि अवध के जो सादत खान थे, सादत खान के बाद सफदर जंग बने, सफदर जंग के बाद जो राजा बने वो शुजा-उद-दौला थे। ठीक है, शुजा-उद-दौला का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा था। फिर मैंने आपको बताया कि अवध और अब्दाली और दिल्ली और मराठा, इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन था। अवध मराठा से चिढ़ते थे, इसलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अवध ने अब्दाली का साथ दिया था। और मराठा दिल्ली का कॉम्बिनेशन ये था कि दिल्ली जो मुगल्स की थी वो चौथ देते थे मराठास को, इसलिए मराठास दिल्ली को प्रोटेक्ट किए हुए थे, जो कि बालाजी बाजीराव थे मराठास के राजा। फिर मैंने आपको बताया शुजा-उद-दौला, जो कि किसके सॉरी ये चीज मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने बताया कि एक मतलब मराठास सॉरी मुगल्स के बाद सबसे बड़ा जो एम्पायर मराठास का बनना चाहिए था, लेकिन मराठास बड़ा एम्पायर नहीं बना पाए। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि मराठास आपस में छोटी छोटी लड़ाइयां करते रहे, वॉर करते रहे, जिससे वो इतने कैपेबल नहीं रहे, और इस वजह से इस चीज का फायदा किसने उठाया था, ब्रिटिशर्स ने। और फिर मैंने नेक्स्ट चीज बताई कि शुजा-उद-दौला की जो सबसे लंबा टाइम पीरियड था उसमें कौन कौन से वॉर हुए, लेकिन शुजा-उद-दौला कुछ भी नहीं कर पाए, और शुजा-उद-दौला मर के निकल लिए। और उसके बाद जो अवध के राजा बने वो बने असफ-उद-दौला। ठीक है, ये चीज मैंने आपको रिवाइज करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए हेल्प करी। उसके बाद मैंने बताया औरंगजेब ने एक्सपेंड मतलब मराठास पर अटैक क्यों किया था, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई शाह आलम और ब्रिटिशर्स के बीच। ठीक है, और मैंने आपको बताया सॉरी शाह आलम शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के बीच हुई, लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स जीते। लेकिन अगर मैं 1757 की बात करूं, जब बंगाल पर अटैक किया था ब्रिटिशर्स ने, तो वहां पर अटैक करके कब्जा कर लिया था, लेकिन अवध पर जब अटैक किया तो वहां पर कब्जा नहीं किया। रीजन बिहाइंड क्योंकि वहां पास में मराठास बैठे हुए थे, और इस चीज से ब्रिटिशर्स काफी डरे हुए थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अवध को एक बफर स्टेट की तरह बना दिया, जिससे हमारा मराठा से डिस्टेंस भी काफी मेंटेन रहेगा। तो यही सारी बातें थी जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो अभी तक आपको बहुत देखो गाइज, मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मतलब बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग में भसड़ मच जाए कि बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा चीजें ऊपर से जा रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको चीजें समझनी है ना, आपको अगर स्टोरी वाइज आपको मजा आएगा अगर आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे। ठीक है, पूरा एक सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है गाइज। ठीक है, तो बस आप स्टार्टिंग से देखो, फिर आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो बस अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप बस इतना काम कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो, और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर जरूर कर दो जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं। तो मैं चाहता हूं, देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, वो यूट्यूब पे ढूंढते हैं जो सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, उन बच्चों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय।